वेलकम टू वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे यूजफुल कंटेंट हम अवेलेबल करवाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर स्कूल के सिलेबस से रिलेटेड कोई भी कंटेंट हो। हम फर्स्ट से लेकर 12th तक के भी कंटेंट आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसमें मैं आपके अभी क्लास 10th के जो कंटेंट है, जिसमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, सोशल स्टडीज का मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी और स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो बेसिक वर्ड्स हैं, जो संवैधानिक शब्दावली है, वो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ और बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और आप भी बैठ करके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। कुछ शब्दावली ऐसी होती है जिसको संविधान, अगर आप संविधान समझना चाहते हैं या आप स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो यही समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रिएम्बल हो गया, प्रस्तावना जिसको हम हिंदी में कहते हैं, मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, नीति निदेशक तत्व हो गए, डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो ये सारी चीजें हमको समझने के लिए जरूरी है कि हम संविधान की शब्दावली जो है उसको समझें। तो इसलिए हम आज पढ़ने वाले हैं संवैधानिक शब्दावली। आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज आपको मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। अब इस शब्दावली का जो सीरीज है उसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ संविधान। अगर आपको समझना है संविधान को, तो सबसे पहले उस वर्ड के बारे में ही समझिए कि क्या होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी रीड करके। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है, शब्द है, वो है संविधान। देश का सर्वोच्च लिखित कानून होता है जो सरकार की संरचना, शक्तियों, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्यों को निर्धारित करता है। भारत में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया था। यानी आपको क्या बता रहा है, संविधान आपके देश का आत्मा है और ढांचा भी तैयार करता है कि आपके देश की जो सरकार है वो क्या काम करेगी, आपका देश का संचालन कैसे होगा, और आप जो इस देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनका क्या अधिकार होगा, आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं, वो सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख करके बताई गई है। आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी, बहुत बेसिक है। अगर आप यही सारी चीजें नहीं समझेंगे तो बाकी चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब मैं अगर छोटे लेवल पे समझाऊं तो मान लीजिए कोई एक स्कूल है, ठीक है, आप स्कूल जाते हैं तो आपको प्रॉपर एक डायरी दी जाती है जिसमें आपके डिसिप्लिन के कुछ गाइडलाइंस दिए होते हैं कि आपको इस तरीके से अपने शू पॉलिश रखने हैं, ठीक है, आपको अपने स्कूल प्रीमिसेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो टेबल है, फैन है, जो आप अक्सर तोड़ करके आ जाया करते हैं स्कूल के, तो आपकी डायरी में वो गाइडलाइन दी होती है कि ये जो है ना आपका स्कूल है, आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना है। वो सारी गाइडलाइंस, जैसे आप स्कूल चलाने के लिए भी आपको इतनी सारी गाइडलाइंस दी जा रही हैं। तो अगर आपका एक कंट्री में अगर आप रह रहे हैं तो उसको किस तरीके से संचालित होना चाहिए, वहां की जो सरकार है सत्ता में, उसकी क्या दायित्व है आपके प्रति, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, वो सारी चीजें जो है ना वो आपको संविधान में लिखी हुई मिलेंगी। तो पहला शब्द समझ में आया कि संविधान क्या है, जिसमें सरकार के जो, देखिए संविधान क्या है, सबसे बड़ा लिखित कानून है। इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं पहले से, नागरिकों के बारे में, सरकार की शक्तियों के बारे में और उनके क्षेत्राधिकार के बारे में। पहला वर्ड संविधान। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा वर्ड है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, प्रिएम्बल। प्रस्तावना को हम कहते हैं प्रिएम्बल। पहले रीड करती हूं फिर समझाऊंगी। संविधान का आरंभिक भाग जो भारत को संप्रभु, समाजवादी, ये वर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा आप लोग, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और उसके मूल उद्देश्यों को बताता है। प्रस्तावना क्या है, संविधान में सबसे पहले जो सबसे छोटा भाग और सबसे जरूरी भाग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में जो पहला पेज होता है वो होता है प्रस्तावना, प्रिएम्बल, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में आगे डिफाइन किए गए हैं वो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता, न्याय, संप्रभु, बंधुत्व, भाईचारा, ये सारे जो है ना एक देश में सबसे सर्वोच्च होने चाहिए।
ये सारी चीजें आपको प्रस्तावना में बताई गई हैं। प्रस्तावना जो है वो क्या है, वो संविधान जो लिखा गया है उसकी एक नींव के तौर पे आप देख सकते हैं। ये हमारे देश की आत्मा है जो प्रियम्बल है, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। क्या आपके देश में किसी एक धर्म को सर्वोपरि मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। वही सारी चीजें आपको प्रियम्बल में लिखी हुई हैं और आगे चल करके आपके संविधान में उसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो सेकेंड वर्ड हमारा क्या है, प्रियम्बल, जिसको मैंने बताया देश का आत्मा भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्ड हमारा क्या है, मौलिक अधिकार। हमारा जो तीसरा शब्द है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखिए अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को दिए गए हैं। अब देखिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये सिटीजन्स को दिए गए हैं। हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं ना, ये उनके अधिकार हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपके पास इस देश की नागरिकता है, तो ये जो अधिकार है आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में आपको बताए गए हैं, नागरिकों को दिए गए हैं वह अधिकार जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता आदि की गारंटी देते हैं। इन्हें न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये समझिए। जो मौलिक अधिकार है ना, वो आपके देश के नागरिकों यानी हमें और आपको दिए गए हैं कि हमारे पास इस देश में रहते हुए कौन कौन से अधिकार हैं। हमको पढ़ने का अधिकार है, अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करने का अधिकार है, हम संघ बना सकते हैं, हम अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक नागरिक को दिए गए हैं और वो किस में बताए गए हैं, आर्टिकल 12 से 35 में उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, लोकतंत्र की नींव जो है वो इन्हीं अधिकारों से शुरू होती है। अगर आपका देश ये दावा कर रहा है कि वो लोकतांत्रिक राज्य है, तो उसे अपने देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार देने होंगे, जिसमें यह दिखे कि उसके देश के लिए जो उसके नागरिक हैं वो सबसे ज्यादा ऊपर हैं, उनके अधिकारों को वो लोग सर्वोपरि मान रहे हैं जो सत्ता में सरकारें हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा शब्द था। हमने कॉन्स्टिट्यूशन समझा, प्रियम्बल समझा, फिर हमने मौलिक अधिकार समझा। अब आते हैं नीति निदेशक तत्व, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, लिख देती हूं मैं यहां पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पिछला तीसरा जो वर्ड था वो मौलिक अधिकार बताया, तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो आपके देश के यानी हम नागरिकों को दिए गए हैं। लेकिन नीति निदेशक तत्व में क्या होता है, ये जो है गाइडलाइंस देता है हर स्टेट को या एक राज्य को कि वो अपने देश के या अपने राज्य के जो नागरिक हैं उनके लिए सबसे पहले सोचे। गाइडलाइंस देता है कि आपको अपने देश का संचालन इस तरीके से, इस तरीके कल्याणकारी सिद्धांत रखने हैं जिसमें सबको न्याय मिले, सब लोग बराबर हों और सबको न्याय मिले। यानी राज्य को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उनको ये बोला जा रहा है कि उनके जो राज्य में जो लोग हैं, तो राज्य ऐसी कल्याणकारी व्यवस्था बनाए जिससे जितने भी लोग हैं उनको न्याय मिले, उनकी बातें सुनी जाए, उनके साथ कुछ भी ऐसा ना हो जिससे ये लगे कि आपके देश में जो उनको मौलिक अधिकार मिल रहे हैं वो है ही नहीं उनके पास। अनुच्छेद 36 से 51 में दिए हुए हैं वर्णित राज्य के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत है। मार्गदर्शन, राज्य को मार्गदर्शन दे रहा है। जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें जब राज्य शब्द आता है तो वो एक कंट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये एक बेसिक चीज है, समझिए। तो इसमें क्या है, राज्य को क्या करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, सिद्धांत जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, लेकिन ये न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। अब इसमें क्या बता रहा है कि इसमें आपको न्याय को सबसे ऊपर रखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज जो पीछे मैंने नहीं बताई, मौलिक अधिकार जो है मैंने आपको बताया कि नागरिकों को दिए हुए अधिकार है। इसमें क्या होता है, ये जो अधिकार है मौलिक अधिकार, उनकी जो रक्षा है वो हमारे देश के न्यायालय करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी भी मौलिक अधिकार की अवमानना हुई है, ठीक है, या उसको माना नहीं गया है, तो आप न्यायालय जाकर के अपनी गुहार लगा सकते हैं। ठीक है, तो न्यायालय रक्षा करती है आपके मौलिक अधिकारों की। फिर ये नीति निदेशक तत्व मैंने बताया कि ये अधिकार नहीं है, ये राज्यों को दिए हुए मार्गदर्शन है कि राज्य आपके किस तरीके से व्यवहार करती है।
अब आते हैं पांचवें शब्द में। पांचवा शब्द है बेटा हमारा मौलिक कर्तव्य। इसके पहले जो आपने पढ़ा वो मौलिक अधिकार थे, ये मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार क्या है? जो सिटीजन्स को उनके राइट दिए गए हैं कि आपके पास ये अधिकार है। लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं? एक नागरिक को अच्छे से रहने के लिए उनको जिम्मेदार बनाया जाता है कि ये आपका राज्य है, ठीक है, आपको यहाँ की एकता और अखंडता का ध्यान रखना है, ठीक है, आपके लिए आपके देश में राष्ट्रीयता है, आपके मन में आपके राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, आपको अपने देश की संस्कृति को बचा करके रखना है, प्राकृतिक पर्यावरण जो है उनका संरक्षण करना है, ना कि आप उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करें। तो ये सारी चीजें, यानी आपको अपने देश को अच्छे से रखना है, ठीक है, और अब देशभक्ति होनी चाहिए, जो भी चीजें आपको संविधान में बताई गई हैं उनका पालन करना है। यानी आपको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जो चीजें बताई जा रही हैं वो मौलिक कर्तव्य में आती हैं। समझ में आया? आर्टिकल 51A में 11 कर्तव्य बताए गए हैं जो 42nd अमेंडमेंट में आए थे। ये जो कर्तव्य हैं वो 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी आर्टिकल बन चुका है पहले, फिर समय के साथ उसमें चेंजेस की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी सोसाइटी जैसे बदल रही है वैसे सारी चीजें बदलनी चाहिए। तो संविधान में भी जो बदलाव होते हैं, जो संशोधन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो अमेंड किया गया था 1976 में। नागरिकों से संविधान का पालन, देशभक्ति आदि की अपेक्षा करते हैं। इस आर्टिकल में, इस वर्ड में आपको ये देखना है, ये करना है कि आप एक अच्छे नागरिक बने, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए आपके दिल में, ठीक है। आपको अपने देश को बचाना है, संस्कृति को बचाना है अपने देश की। जो आपके देश में विविधताएं हैं, भारत विविधताओं का देश है, तो आपको उस विविधता को बचा करके रखना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है आपको मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, संघीय व्यवस्था। ये जो संघीय व्यवस्था, ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। देखिए इसमें क्या होता है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जो दो लेवल पे, जो दो स्तरों पर सरकार होती है ना, राज्य स्तर पर और जो हमारे स्टेट लेवल पे होती हैं, तो उनके बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, जिससे जो दोनों सरकारें हैं वो एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में ना हस्तक्षेप करें, यानी जो उनका ज्यूरिसडिक्शन है वो उसी एरिया में रह करके काम करें। क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग चीजों को मानने वाले लोग हैं, तो उनकी जो आस्था है, जो उनकी विविधता है, उसको बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सरकारें हैं वो अलग अलग लेवल पे हों और अपने लेवल पे रहकर, अपने क्षेत्र अधिकार में रह करके कार्य करें, ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में जहां पे किया जाता है उसे हम कहते हैं संघीय व्यवस्था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शासन चलता है। ये जो दोनों स्तर पर सरकारें होती हैं, केंद्र और राज्य स्तर पे, इसमें क्या किया जाता है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है कि ये वाला डिपार्टमेंट आप देखेंगे, ठीक है, रेलवे हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें ना अलग अलग सूचियों में बांटी जाती हैं, जिसमें पहली सूची होती है संघ सूची, दूसरी सूची होती है राज्य सूची और होती है समवर्ती सूची। अब इनमें क्या क्या चीजें आती हैं वो हम जब इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम सिर्फ संवैधानिक शब्दावली समझ रहे हैं, जिसमें समझिएगा कि संघीय व्यवस्था यानी दो अलग अलग स्तरों पर जब हम शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं तो वो संघीय व्यवस्था कहलाती है। इतनी चीजें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली क्या होती है? ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में अपनाई गई प्रणाली, जिसमें कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखिए, विधायिका का मतलब संसद, संसद मतलब वहां जहां दोनों सदनें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में सत्ता की सरकारें और जो ऑपोजिशन में होती हैं वो भी बैठती हैं। तो अब यहाँ पे संसदीय प्रणाली क्या बोल रहा है, संसद बहुत जरूरी होता है आपके देश में। यहाँ पे जितने भी जरूरी मुद्दे होते हैं वो सारे डिस्कशन संसद भवन में ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो कार्यपालिका है, जो मंत्री परिषद होता है, उसको जवाबदेही किसकी होती है? संसद की होती है। सरकारें यहीं से बन करके निकलती हैं संसद से, ठीक है। और यहाँ पे जो भी सत्ता की सरकार होगी या जो विधायिका होगी, उसको क्या करना पड़ेगा? हमेशा जवाबदेह रहना पड़ेगा अपने मंत्री परिषद की तरफ,
ठीक है, ये समझ में आया, उत्तरदायी होती है यहाँ पे। और ये जो प्रणाली है वो किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अगला शब्द है हमारा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है बच्चों वो हमारे देश के पहले नागरिक कहलाते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। राष्ट्रपति यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो भारत के प्रतिनिधि होते हैं राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक स्टेटमेंट बोला जाता है राष्ट्रपति के बारे में कि ये शासन तो कर सकते हैं राज पे, लेकिन ये राज नहीं करते। शासन करते हैं लेकिन राज नहीं करते। बहुत बारीक चीज है, समझिएगा इसको। भारत का संवैधानिक प्रमुख एवं सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जो हमारे भारत की जो वो होती है सशस्त्र सेना होती है, उसके क्या होते हैं? सर्वोच्च होते हैं। और वास्तविक शक्ति लेकिन जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन ये पहले नागरिक होते हैं। और सशस्त्र सेना जो होती है उसके सर्वोच्च सेनापति माने जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। अब प्रधानमंत्री क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश में, आपके भारत में जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है वो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। सरकार का वास्तविक प्रमुख जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और ये जो शब्द है प्रधानमंत्री वो आपके संविधान में केवल एक दफा लिखा गया है और वो भी 76 आर्टिकल में, ठीक है। और ये सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पद होता है प्रधानमंत्री का। इतनी चीजें समझ में आई। ये कुछ बेसिक वर्ड्स थे, शब्द थे, जिनकी मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आशा करती हूं कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसको लोड होने में वक्त लग रहा है, कोई बात नहीं। जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि संविधान क्या होता है, प्रियम्बल क्या है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं, फिर उसके बाद से मैंने आपको बताया मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य दोनों चीजें फिर मैंने आपको कंपेयर करके बताया। फिर आता है संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम, फिर आपका संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली के बाद से प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद से हमारे आ जाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो इतने कुछ शब्द थे जो आपको समझने होंगे अगर आप संविधान को समझना चाहते हैं। और देखिए अगर आप राजनीति को समझना चाहते हैं तो भी आपको ये सारे शब्द समझने होंगे। आशा करती हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और ऐसी कंटेंट और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।